नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम के कहर को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है, लेकिन जो तटवर्ती इलाके हैं आज हम उस पर भी बात करेंगे कि चौतरफा आफत। मध्य प्रदेश में अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं और इसके साथ फसलें चौपट होने की खबर है। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, तटवर्ती इलाके जो हैं, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गोवा की बात करें, तो पहली बार भारत के इतिहास में केरल का तापमान एक दिन पहले 54 डिग्री के पार चला गया था। ये बहुत ही चौंकाने वाली और चिंताजनक बात है। यानी आसमान से अगर मार्च के महीने में आग बरस रही है तटीय इलाकों में, तो फिर अप्रैल में क्या होगा? अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें या उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, स्थिति क्या बनेगी? इसके साथ साथ एक और चिंता की बात है, कोरोना से हम लोग बच गए हैं, नहीं कहते कि मुक्त हो गए हैं, लेकिन कोरोना का एक भाई आ गया है, H2N3। ये इन्फ्लुएंजा है और ये वायरस की तरह है जो मौसमी बुखार जैसा होता है, लेकिन वायरस हफ्ते भर में निकल जाया करते थे। मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, लेकिन ये जो H2N3 है, ये 3 हफ्ते तक मरीज को अपनी चपेट में लेता है। लक्षण इसके सर्दी, जुकाम, बुखार की तरह है, कोरोना की तरह है। इसमें सिर दर्द होता है, इसमें बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, लेकिन इसमें जान जा सकती है, इसकी संभावनाएं नजर नहीं आती थी। चिंता की बात यह है कि इसमें केरल और कर्नाटक में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है, H2N3 जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोरोना की तरह संक्रमित होने वाला है, इससे बचाव की जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ बिजली गिर रही है, ओले बरस रहे हैं, बारिश तो हो रही है और फसलों पर भी खतरा है, चौपट हो रही है। चने की बात करें, गेहूं की बात करें तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, चौतरफा आफत की बात है। चर्चा शुरू करें उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या चिंता व्यक्त की, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चर्चा में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग स्काइप पर। स्टूडियो हमारे साथ 2 साथी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। चर्चा के आरंभ के पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। पिछले दिनों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण, असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है, वहाँ सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। सर्वे के बाद RBC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो हमने सुना कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत ही आशा भरा एक संदेश है कि वो चिंता न करें, क्योंकि मुख्यमंत्री चौहान और सरकार उनके साथ है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब बात हम शुरू करते हैं कि कोरोना का भाई H2 और N3, ये भी एक मुसीबत की तरह है। हालांकि हमने चर्चा की शुरुआत में कहा कि मलेरिया, डेंगू से ये कम खतरनाक है, लेकिन संक्रामक बहुत है। तो इस पर अलर्ट की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, और जैसा हम पहले भी कहते आए कि एक्सरसाइज करिए, पौष्टिक आहार खाइए और विटामिन D लीजिए। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर डॉक्टर भुवनेश गर्ग, स्टूडियो में हमारे साथी योगीराज योगेश और कमल राठी जी। डॉक्टर भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार करता हूँ राघवन जी। पहले भी आपने कई बार IND24 के दर्शकों को बताया कि कोरोना कभी जाएगा नहीं, लेकिन उससे बचने के उपाय आपको हमेशा करते रहेंगे, रूप बदल कर आएगा। अब H2N3 के रूप में भी आया है। कोरोना तो नहीं है, इन्फ्लुएंजा इसको कह रहे हैं। आप इसको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर क्या खून को पतला करने के लिए भी काम करना पड़ा है? क्योंकि पिछले दिनों लगभग कोरोना की समाप्ति के बाद से जो खबरें आ रही है, अचानक सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट की बात हो रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने पहले भी कहा था कि खून पतला करने की दवाएं सबको खानी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है कोरोना का, जिनको कोरोना की दवाएं लंबे समय तक खानी पड़ी है, वो सब खतरे की रेंज में। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इसमें उपाय करने होंगे। पहले आपकी राय, उसके बाद हम करेंगे चर्चा शुरू।
डॉक्टर गर्ग साहब। राघवेंद्र जी, दो पार्ट हैं आपकी डिस्कशन के जो आपने मुझसे कहे। पहला पार्ट तो मैं फिर क्लियर करता हूं कि ये सारे जितने भी मौसमी वायरस हैं, ये सब इन्फ्लुएंजा फ्लू सीरीज के वायरस कहलाते हैं। चाहे वो कोविड का वायरस हो 1 2 3 4 से लेके 7 तक, सार्स इन्फ्लुएंजा वायरस या इबोला वायरस और अब कोविड का वायरस, ये सारे सब इन्फ्लुएंजा फ्लू के वायरस हैं। और इसीलिए ये लगातार हर मौसम में आते हैं। जब भी तापमान में बहुत तेजी से घटोतरी बढ़ोतरी होगी, जब भी तापमान बहुत ठंड से गर्म की तरफ जाएगा या गर्म से ठंड की तरफ आएगा या बेमौसम बारिश होगी, तो उस समय पर ये वायरस नेचुरल प्रक्रिया के तहत अपना रूप दिखाते हैं। और जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी भी तरह की उनके अंदर इम्यूनिटी कम होने की संभावना है, कैंसर की वजह से या दूसरी दवाइयों की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से, जिनका बेपरवाह यूज जो होता है, तो उनमें ये वायरस जितने होते हैं ये बहुत तेजी से अपना संक्रमण फैला सकते हैं। मरीज गंभीर हो सकता है। और फिजूल की दवाइयां, अनर्गल दवाइयां, खासतौर से एंटीबायोटिक्स और सूजन कम करने की दवाइयों के नाम पर डोलो का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और एक तरह से माफियाकरण किया गया था। तो मैं उसी की तरफ बार बार सबको चेताता हूं और फिर कहता हूं कि बिल्कुल मत डरिए, ये मौसम के वायरस हैं, ये आते हैं, आपके शरीर से टकराएंगे, आपके शरीर को ताकत प्रदान करेंगे और 4 से 5 दिन में खुद ब खुद निस्तेज हो जाएंगे। ये आपको इम्यूनिटी देंगे जो परमानेंट इम्यूनिटी होगी। पर चूंकि ये हर साल अपना म्यूटेशन करते हैं, इसलिए आपको हर साल संभावना रहती है कि आप इससे संक्रमित होंगे। यहाँ जरूरी ये है कि जो भी लोग ऐसे गंभीर स्थिति के हों, उनको अपने फ्लू के वैक्सीन अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाते रहना चाहिए। नॉर्मली सारे बीमार लोग लगवाते हैं, हार्ट के ऑपरेशन के, किडनी के ऑपरेशन के लोग लगवाते हैं साल में एक बार। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी, आपने उसको कहा कि कोविड के वैक्सीन में, वैक्सीन से नहीं जोड़ता हूं उसको मैं, कोविड और कोविड के उपचार परिणामों से जोड़ता हूं इसको। कि हमने एक बहुत सटीक व्याख्या की थी जब कोविड की वैक्सीन की बात चली थी, तब हमने ये कहा था कोविड के परिणामों से हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाओं में क्लंपिंग देखने को मिलेगी, क्लॉटिंग देखने को मिलेगी और उस वजह से सडन डेथ खासतौर से यंग पीपल में बहुत बढ़ेगी। तो सब लोग अपने डॉक्टर की सलाह से इकोस्प्रिन 75 अगर लेते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ ये बहुत जरूरी है कहने की बात कि हम लगातार देख रहे हैं कि फिटनेस फ्री के नाम पर, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के नाम पर लोग लगातार बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं। हमारा सबसे निवेदन है कि जितनी क्षमता है उस उतना ही करें, उससे ज्यादा बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। आपके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर बहुत तेजी से बढ़ जाएगी तो शरीर उसको कर नहीं पाएगा। नतीजा जो ऑक्सीजन कैरिंग लाल ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो क्लम्प हो जाएंगे, क्लॉट हो जाएंगे और सडन डेथ हो सकती है। ये पहला पार्ट था जो मैं वैक्सीन से रिलेटेड लगातार सबको चेता रहा हूँ पिछले कई सालों से। दूसरा पार्ट आपने कुछ और पूछा था मुझसे। नहीं, दूसरा पार्ट ही पूछा था कि ये जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, आपने उससे इनकार किया कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन तब यही कहा जा रहा था कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट आएंगे उसमें सडन डेथ आएगी। इसका आपने पहले भी जिक्र किया है। हमारे देश में जो वैक्सीन बनी है उनके साइड इफेक्ट बहुत कम देखे गए हैं उसके कंपैरिजन टू फाइजर या दूसरी कंपनियों के। क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। इसके ऊपर सारे दस्तावेज, चूंकि अब 3 साल हो रहा है तो सरकार को सारे दस्तावेज सामने रखने चाहिए थे, पर वो नहीं रखे गए। मैं उसको अभी भी माफिया का पार्ट मानता हूं, क्योंकि आज मेरे पास फिर एक खबर है कि अभी तो सिर्फ आहट हुई है और जिस तरह से पिछली तीनों वेव्स में माफिया को खून लग गया था, जिसमें मेडिकल माफिया भी, फार्मा माफिया भी, आईएएस माफिया भी, सब मैं सबको एक श्रेणी में रखता हूं। तो उस माफिया को जो खून लग गया था अस्पतालों, बड़े बड़े सेंटरों को, जो मरीजों से पैसा लेने का, आज वो फिर सुगबुगाहट के साथ ही आज एक खबर है, अगर आप देख पाएंगे तो 20,000 रेमडेसिविर वायल खरीदने की आज एक इंटरनेशनल खबर है मध्य प्रदेश सरकार के जरिए। जो दवा टोटली अनुपयोगी थी, जिसका हम पहले दिन से खंडन कर रहे थे कि अल्टीमेटली वो 1.5 साल बाद जब सब आंकड़े सामने आ गए तो साबित हो गया कि ये दवा किसी काम की नहीं है, लेकिन आज उसको फिर खरीदा जा रहा है। इसके पीछे क्या व्यक्तिगत हित है, ये मैं समझता हूँ शोक का विषय। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। अभी हम डॉक्टर साहब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम चर्चा के उस दौर में जा रहे हैं जो मौसम पर भी जोड़ता है कि बारिश हो रही है। आज सबसे जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि
केरल जैसे राज्य में जो तटीय सीमावर्ती माने समुद्र किनारे के राज्य हैं, वहां पर एक दिन पहले तापमान उछलकर 54 डिग्री पहुंच गया था। ये कमल राठी जी बहुत खतरनाक संकेत हैं मौसम के बदलते मिजाज के, बिगड़ते मिजाज के। अगर मार्च के महीने में केरल जैसे राज्य में 54 डिग्री पर जा रहा है, कर्नाटक और गोवा में कोल्ड माने हीट वेव की बात की जा रही है, दोपहर के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की, दिल्ली की बात करें, तो पंजाब की बात करें, तो गर्मी के मौसम में कूलर की बिक्री बढ़ेगी, पानी की खपत बढ़ेगी, एयर कंडीशनर ज़्यादा बिकेंगे और इसके साथ साथ गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियां भी बेतरतीब आएंगी, जो एक मुश्किल भरी बात होगी। इसके लिए समाज और सरकार दोनों को अलर्ट होने की जरूरत है, दोनों को तैयारी करनी पड़ेगी कि गर्मी के मौसम में जो बीमारी आती है, इस बार वो बीमारियां मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरनाक रूप से आएंगी, क्योंकि 54 डिग्री अगर तापमान केरल का पहुंच रहा है, 3 राज्यों में हीट वेव की बात कर रहे हैं, तो अभी तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जो नौतपा होता है और जिस समय गर्मी पड़ती है, तो सामाजिक तौर पर आप इसको किस ढंग से देखते हैं और समाज को कैसी तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, अभी पढ़ने में जो आ रहा है कि केरल में जो टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये सब कहीं ना कहीं पहले से ही पूरे विश्व में इन चीज़ों पे सोच चालू है और पेरिस समझौता भी मेरे ख्याल से इसी बातों को लेके है। तो मौसम तो आप देखिए, हमेशा बारिश ही हुई 3 दिन पहले, तो एक बड़ा अजीब सा मौसम का जो मिजाज चल रहा है वो समझ के परे है। वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि पर्यावरण के लिए हम, सरकार तो अपना प्रयास करे, हम भी जो प्रयास कर सकते हैं, जैसे पौधे लगाना है, पेड़ लगाना है, और भी चीज़ें हैं। और इस गर्मी में बचने के लिए हमें खास, डॉक्टर साहब ही हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि लिक्विड डाइट जो है, पानी और लिक्विड डाइट, और आजकल थम्सअप और ये जो भी कोल्ड ड्रिंक टाइप के आते हैं, इसकी जगह ओआरएस के लिक्विड आते हैं, फ्लेवर्ड आते हैं, तो वो भी लेने लगे दिन में एक आध। तो मुझे लगता है गर्मी से एक राहत मिलेगी। दोपहर के टाइम कम निकले। एक जनरल दादी माँ के नुस्खे वाला काम है जो अपने बुजुर्ग हमें देते हैं, वही नुस्खों पे हम काम करें, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य हम अच्छा रख पाएंगे। रही बात गर्मी से, तो कोशिश ये रहे कि एसी, मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत विचार में कि एसी का उपयोग कम किया जाए। कूलर तो ठीक है, हवा को ही ठंडा कर रहा है, क्योंकि एसी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, और उसके निकलने वाली जो वेव्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। तो योगी राज जी, दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि किस तरह से हमको बचना है और किस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन पहाड़ों को बचाने की ज़रूरत है अगर हमको मौसम को बिगड़ने से बचाना है। पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, नदी और जलाशयों को बचाने की ज़रूरत है, और पानी को बचाने की, और खान पान में जैसा बात कर रहे हैं कमल राठी जी की, आपको देशी नुस्खों पाना पड़ेगा। नींबू की शिकंजी, नींबू पानी, दूध दही की बात करें, मठे की बात करें, सत्तू की बात करें, आपको जो पुरानी चीज़ें हुआ करती थी कि अब सत्तू का चलन कम हो गया, अब तो गांव में भी सत्तू का लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गर्मी से बचाने में सत्तू बड़ी भूमिका निभाता था। मठा, जिसको हम छाछ कहते हैं, मही बोलते हैं, उसको आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। दही की हम बात करें, उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान की हम बात करें, भारत में कई इलाके जैसे पूरा जयपुर राजस्थान है, वहाँ इनका उपयोग बहुत होता था, सत्तू का, मठा का, दही का। तो उससे लोग गर्मी से बचते थे, क्योंकि 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तानी इलाकों में होता है। लेकिन केरल ने बता दिया कि इस बार की गर्मी खतरनाक होगी और आपको अभी से सजग होना पड़ेगा। मार्च का महीना अभी मध्य मार्च नहीं आया है, पूरा आधा मार्च से ज़्यादा बाकी है। अप्रैल और पूरा मई का महीना, यानी 2.5 महीने अभी हमारे सर पर हैं, और गर्मी का मौसम अभी रौद्र रूप देखना बाकी है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और बहुत टाइमली चर्चा शुरू कर दी आपने। और मुझे इस बात से भी एक बहुत आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इसलिए प्रशंसा की बात है। कल मैं आकाशवाणी के स्टूडियो में समाचार बना रहा था और एक समाचार पढ़ के मैं चौंक गया, और वो समाचार ये था कि फरवरी महीने का 146 साल का रिकॉर्ड टूटा हिंदुस्तान में। फरवरी में इतनी गर्मी कभी नहीं रही। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 146 ईयर का एक टेम्परेचर का रिकॉर्ड फरवरी में टूटा। फरवरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड कभी रही नहीं, इस बार रही जी। तो ये तो अभी तो शुरुआत है। और अभी केरल का आप बता ही रहे हैं, आप तो मार्च, अप्रैल और मई, जून में क्या होगा पता नहीं, कैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो ये एकदम से बहुत एक केस स्टडी की तरह इन चीज़ों को लिया जाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी शुरू होती है या जैसे भी मौसम बदलता है, तो
इसको तो पाठ्यक्रम के सिलेबस से लोगों को बताया जाए कि भैया अब ये स्थिति आने वाली है और आपका लाइफ ऑफ स्टाइल ये होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत गंभीर संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के वैज्ञानिक शोध आ रहे हैं, जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम क्या है इनके प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं खुद चौंक गया कि 140 साल का रिकॉर्ड टूट गया, अपने को पता ही नहीं पड़ पाया। तो आने वाले दिनों में ये और कहाँ जाएगा, इस बात का अंदाज हम लगा ही नहीं पा रहे। तो इसमें बहुत सिंसियरिटी के साथ सारे लोगों को काम करने की जरूरत है, और सरकार को भी इस बारे में अभी से इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आपने बहुत टाइमली इसका इनिशिएटिव लिया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और डॉक्टर साहब जिस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर साहब, और ये जो उन्होंने जो उपाय भी बता रहे हैं, जो राठी साहब भी जो उपाय बता रहे हैं, तो ये यदि अभी से इनके बारे में लोगों को सचेत कर दिया जाए, अभी से ये बता दिया जाए कि भैया इस बार की गर्मी जानलेवा साबित होने वाली है, लेकिन पैनिक में ना रहें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हम उसके उपाय करें। आप भी बता रहे हैं जैसे सत्तू का प्रयोग ही बंद हो गया, मठा बहुत कम लोग पी रहे हैं, नई पीढ़ी तो सत्तू के बारे में जानती भी नहीं है। अब नई पीढ़ी तो पिज्ज़ा बर्गर जानती है, नूडल्स जानती है, उसको पता ही नहीं कि सत्तू कितना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, मठा कितना उपयोगी है, दही कितना बढ़िया होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमको वापस साइकिल बदलना पड़ेगा, और पीछे का जो पुराना है, आज से 50 साल पहले जो खान पान था, उस तरफ जाने की जरूरत है। योगीराज जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। पूरा का पूरा आपको नेचर की तरफ आपको लौटना ही पड़ेगा, और जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि लगातार, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक ही है। अब इसका सॉल्यूशन कोई वैज्ञानिक, कोई मशीन नहीं बना सकते कि साहब जो एकदम से प्रकृति को हरा भरा कर देंगे। लगातार आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार हालांकि अच्छा है कि शिवराज सिंह जी चौहान एक अच्छा काम कर रहे हैं, रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन यदि सब लोग मिलकर समन्वित प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। और भारत तो उन देशों में शुमार रहा है जो प्रकृति पर्यावरण का पूजक है, और जो दुनिया को संदेश देता है क्लाइमेट चेंज में। यदि क्लाइमेट से होने वाली हानि को यदि कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। इस दिशा में सबसे ज़्यादा यदि कोई काम कर रहा है तो इस देश में काम हो रहा है। तो हमारे पास नेचुरल रूप में सारी चीज़ मौजूद हैं। हम दुनिया को संदेश दे सकते हैं, प्रकृति को हम पूजा करते हैं, प्रकृति के महत्व को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हम क्यों दूसरे पर डिपेंडेंट होते बिल्कुल। जा रहे हैं? असल में कोरोना ने भी, देश ने कोरोना से लड़ाई भी बड़ी बहुत ही संयम और समझदारी से लड़ी थी। हमें लगता है कि गर्मी से मुकाबला करने के लिए भी अगर देश तैयार हुआ तो हम बाकायदा पेड़ पौधे भी लगाएंगे, पहाड़ों को बचाएंगे, जलाशयों को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि मोटे अनाज की बात भी की जा रही है कि मोटा अनाज आप खाइए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो। इसके साथ साथ गाय पालें, जो सड़क पर गाय मारी मारी फिरती है, गाय अगर पालेंगे तो घर में दूध भी होगा, दही भी होगा। अभी तो डॉक्टर गर्ग साहब, गाय बैल की हालत ये है कि गांव में जहां गाय पाली जाती है वहां भी गाय को कोई पाल नहीं रहा है, सब कोई पैकेट का दूध ले रहे हैं। और ये थोड़ी सी चर्चा से अलग है, लेकिन अगर आपको बीमारियों से बचना है तो दही, मठे और सत्तू की तरफ जाना पड़ेगा, खासतौर से गर्मी के मामले में। आपकी राय कि दवाएं अपनी जगह है, ORS घोल हो सकता है, आप ग्लूकोज पी सकते हैं, ग्लूकोन डी पी सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, लेकिन गांव में कितना होगा, उसके लिए आपको दही, मठे और सत्तू की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी राय? ठीक बात है। और जैसे मैं लगातार कहता हूं कि जब तक आपके पास चलती फिरती ऑक्सीजन फैक्ट्रियां नहीं होंगी, मैं गाय और भैंस को चलती फिरती ऑक्सीजन फैक्ट्री कहता हूं, वो आपके लिए इतना शोधन का कार्य करती हैं कि जिसकी वजह से आपको लगातार ना सिर्फ वो दूध जैसा पौष्टिक संपूर्ण आहार भी देती हैं, उसके अतिरिक्त उनका जितना भी अपशिष्ट निकलता है, वो जितना भी चारा खाती हैं, उससे लगातार कंबंशन की एक स्टेज खड़ी होती है, जिससे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा निर्वहन होता है, साफ सफाई होती है। और हम तो देखते भी हैं कि गाय के गोबर से पहले घर घर में जैसे लीपा जाता था, सफाई की जाती थी, तो वहां कीटाणु नहीं पनपते थे, वहां कितनी शुद्धि रहती थी। आज भी हमारे पूजा स्थलों को गाय के गोबर से ही लीपा जाता है। तो पहली बात तो ये कि जब तक कि हम हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाने और 2 पशु पालने की व्यवस्थाएं नहीं करेगा, आप नहीं पाल सकते अपने घर में, आप निमित्त बनाइए। आप 2 पेड़ अपने घर में नहीं लगा सकते तो आप कहीं और लगाइए। अगर आप ये जवाबदारी प्रकृति के साथ नहीं निभाएंगे, आप प्रकृति को उसको लौटाएंगे नहीं वापस, तो प्रकृति आप देखिए एक जरा सी करवट लेती है और अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। आज हम केरल में जो देख रहे हैं कि टेम्परेचर 54 डिग्री हो गया। ये कैसे संभव होगा अगर इंसान इसी तरह से तो चलेगा? तो आज हम तो ये देखते हैं कि एक परिवार ने जो सक्षम में बहुत बड़ा अट्टालिका बना ली है और हर कमरे में एसी लगे हैं, हॉल में एसी लगे हैं,
मेरा मानना है कि अगर 4 लोग एक घर में रहते हैं तो वो एक ही कमरे में एक एसी में अपनी रात क्यों नहीं गुजार सकते हैं, सम्मिलित तौर पर क्यों नहीं कर सकते हैं। हम कम से कम एसी का उपयोग करेंगे, हम कम से कम ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे जिनसे कि पर्यावरण पे डॉक्टर साहब नुकसान होता है। एक चीज और है कि अगर अट्टालिकाएं लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो जितने लोग रहते हैं उनकी ऑक्सीजन खपत के हिसाब से उतना वृक्षारोपण करना जरूरी है उस इलाके में, ताकि बिल्कुल जरूरी है, इसलिए मैंने ताकि कहा जितने एक लोग आदमी को ऑक्सीजन 2 पेड़ इनहेल कर रहे हैं लगाना जरूरी है। वो ऑक्सीजन पैदा बिल्कुल, करने के भी तो काम करें। हाँ, जी बिल्कुल, हर आदमी को कम से कम 2 पेड़ अपने जीवन में लगाना चाहिए राघवेंद्र जी, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है। आपको प्रकृति को वो देना पड़ेगा जो आप प्रकृति से ले रहे हैं, आप नहीं डॉक्टर देंगे, गर्ग नुकसान आप किए थोड़ी सी लोगों को राहत दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, सिर्फ 2 पेड़ से काम नहीं चलेगा, आपको सांस तो हर दिन लेनी है, सिर्फ 2 पेड़ अगर लगाएंगे जी, तो 2 तो लगाएं जी 2 तो लगाएं कम से कम। आज तो आदमी वो 2 भी उखाड़ दे रहा है। मैंने अपने घर के पास 16 पेड़ लगाए थे, आज सिर्फ 2 बचे हैं और वो भी अभी सरकार उखाड़ने वाली है। आप मुझसे पूछिए मुझ पे क्या बीत रही है, मैं क्या करूं उसमें। बिल्कुल। तो डॉक्टर गर साहब आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात को राठी से पूछूंगा कि सिर्फ 2 पौधे या पेड़ लगाने से काम चलेगा? हर साल अगर एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाएगा तब वो जितनी ऑक्सीजन ले रहा है, जितनी हरियाली का वो इस्तेमाल कर रहा है, जितनी लकड़ी का वो इस्तेमाल कर रहा है, वो तब पूर्ति हो पाएगी। आपकी राय कि मौसम जो है वो चौतरफा पिटाई कर रहा है, आपके पास पानी कम हो रहा है, पहाड़ आपके घट रहे हैं, हरियाली आपकी घट रही है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको ठंडाई की ज़रूरत है, ठंडक की, तो बिना पेड़ पौधे लगाए ये काम चलने वाला नहीं है। आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, नदियों को बचाना पड़ेगा, झीलों को बचाना पड़ेगा। इस पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, जैसे हम कहें कि एक वन अधिनियम आया था 1927 में, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए कोई अधिनियम नहीं था, शिकार होते थे। 1972 में जाके सरकार को चेता कि शिकार होगा तो एनवायरनमेंट पूरा गड़बड़ हो रहा है साइकिल, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। तो उसी तरह मेरा मानना है कि अब हमें कोई ना कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून लाना पड़ेगा। जो माइनिंग्स में पहाड़ कट रहे हैं, जो नदियों से रेत का उत्खनन हो रहा है, लेकिन राठी जी जो जितने पेड़ लग रहे हैं, जितने नियम कायदे आए, जितना इलाज किया गया, मर्ज उतना बढ़ता चला गया। नहीं सर, उससे कुछ ना कुछ बचत होती है। अब आपके पास क्या है कि कोई नियम ही नहीं है तो पेड़, अभी जैसे मेरे को मालूम है कि आप भोपाल, इंदौर से भोपाल आते हैं तो एक पहाड़ बीच में दिखता था, वो कट गया, तो वो पहाड़ उधर की आने वाली हवा को रोकता था। तो इसी तरह जो हवाएं चलती हैं उनको रोकने का काम वो पहाड़ करते हैं, बिल्कुल नदी करती है, कुछ तालाब काम करते हैं, पेड़ पौधे काम करते हैं। लेकिन तो हम प्रकृति को, राठी जी, कानून तो बन जाता है, जब तक लोग शामिल नहीं होंगे तब तक कानून भी काम नहीं करेगा। कानून आपको सिर्फ एक संकेत दे सकता है, लोग जब तक नहीं जागेंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि कानून कुछ रोक सर कई बार कानून के साथ ही, कड़क नियम के साथ ही काम हो पाता है। जी। जैसे मैं एक दिन अखबार में अभी रिसेंट में पढ़ रहा था, बाहर का अखबार है, कोई एक छोटी सी कंट्री है, उनने डेवलपमेंट का वर्क ही बंद कर दिया उनके कंट्री में, कि रोड वोड और जो बनेगी वो पब्लिक उसके लिए बनेगी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, निजी कार उस रोड पे नहीं चलेगी। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण के लिए काम करना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज एक सब्जेक्ट है जिसपे काम पेरिस समझौते के तहत हो रहा है, उसमें यह है कि अगले 30 साल में पूरा पर्यावरण में जो चेंजेस आने अगले 30 साल में होने, कोयले का उपयोग बंद होना है। विकासशील भारत जैसे देश में तो बड़ा मुश्किल है कि डेवलपमेंट के काम रोक दिए जाएं। डेवलपमेंट के काम नहीं रोके, लेकिन चीजों को आप प्रमोट ऐसा करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज हो, लोगों को जागना होगा, लोग गाड़ियां कम अपनी इस्तेमाल करें। आप खूब इस्तेमाल करिए लेकिन पेड़ पौधे भी खूब लगाइए। हाँ, पेड़ पौधे आप प्रकृति को भी कुछ दें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ले रहे हैं, दे भी। बिल्कुल योगी राज जी, खूब आप तरक्की करें, खूब मकान बनाएं, लेकिन हर मकान के साथ पौधे लगाने का भी काम अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा तो फिर नुकसान कम होगा। नुकसान तो होगा, लेकिन सवाल यही है कि आप पेड़, अगर आप पहाड़ काट के सड़क बना रहे हैं तो फिर सड़क किनारे पौधे लगाने पड़ेंगे। अगर आप बहुमंजिल इमारत लगा रहे हैं तो फिर आपको बड़, पीपल, नीम, ऑक्सीजन और छाया वाले पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको ना मकान बनाने का हक है, ना सड़कें बनाने का। आपकी बहुत संक्षेप में राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि ये बचपन से ही शुरू हो जाए, स्कूली पाठ्यक्रम से शुरू हो जाए कि प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस है, और अब आपके पास उदाहरण है कोरोना का है, तो ये लोगों को समझ में आएगा और लोग भी इस पर जागरूक होंगे, क्योंकि अपने यहाँ इन चीज़ों को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। नहीं, जब तक प्राणों पर संकट नहीं आता तब तक गंभीरता से नहीं लेते। ऑक्सीजन का महत्व लोगों को पिछले 2 साल में समझ में आया, नहीं तो लोग ले रहे हैं, मिल रही है ऑक्सीजन। लेकिन इन सबके बावजूद आप देखो लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था एक समाचार, गुजरात या महाराष्ट्र का कहीं का एक उदाहरण है, 60,000 वाटर स्ट्रक्चर एक पहाड़ पे बनाए लोगों ने एक दिन में, वो रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। दरअसल
हम जागते कब हैं? जब प्यास लगती तब हम पानी कुआं खोदने जाते हैं। तो कुल मिलाकर संकट का काल कोरोना से शुरू हो गया है। अब गर्मी के जो है वो आसमान से आग बरसने का मौसम आने वाला है। केरल में 54 डिग्री तापमान हो चुका है, ये एक दिन पहले की बात है। मध्य भारत में अप्रैल और मई में आग बरसेगी, इसलिए अभी से आप पेड़ लगाइए, लोगों को बताइए कि आप जलाशयों को बचाएं, नदियों को बचाएं। तो कुल मिलाकर चौतरफा आफत का मामला है, जागने की जरूरत है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर गर्ग साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद। योगीराज जी, कमल राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। मौसम का बवाल है और इंसान बेहाल है। आज बखर में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।